people, a very good morning. My name is Vishishta and I welcome you all to yet another session of Daily Current Affairs. फटाफट से शुरू करते हैं। हम नेशनल पे जाते हैं, फिर इंटरनेशनल पे जाते हैं, फिर अगर कुछ अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशंस इंपॉर्टेंट हुए हैं हम वहां जाते हैं। उसके बाद कुछ कैटेगरीज जैसे कि स्पोर्ट्स, डिफेंस, बुक्स एंड ऑथर्स, इन केस उस दिन कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट हुआ है, वी रीड अबाउट देम एंड देन एट द एंड वी गो टू इंपॉर्टेंट डेज। इंपॉर्टेंट डेज क्या होता है? बेसिकली किसी भी एक दिन को कई बार डीमार्केट किया जाता है, जैसे कि अगस्त में मनाया जाता है सद्भावना दिवस जो हम आज पढ़ने वाले हैं। इसको क्यों मनाया जाता है, लोगों में क्या अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं इस एक दिन को अलग नाम देकर, ये पता चलता है हमको उस इंपॉर्टेंट डे के बारे में पढ़ के, और उस दिन की अगर कोई थीम डिसाइड की गई है उसको पढ़ के। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद नेशनल अफेयर्स। अच्छा, नेशनल में हम स्टेट मिक्स करके पढ़ते हैं। तो इन केस यू आर टारगेटिंग MHCET, अगर आप लॉ एंट्रेंस देना चाहते हैं और उसमें स्पेसिफिकली आप महाराष्ट्र बेस दे रहे हैं या MHCET को टारगेट कर रहे हैं, तो आप काफी बार देखेंगे कि आपको ना स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन ज्यादा आता है महाराष्ट्र स्टेट से, क्योंकि वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये बच्चा इसी स्टेट में पढ़ना चाह रहा है, अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहता है, तो इसको पता होना चाहिए कि भाई अपने खुद के स्टेट में क्या हो रहा है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में आपको महाराष्ट्र की जीके थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके पढ़ना होगा। ठीक है, ये मैं अभी क्यों बता रही हूं, आगे जैसे हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। स्टार्टिंग विथ नेशनल अफेयर्स, सबसे पहले AICTE, दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ने बेसिकली पार्टनर किया है जियो इंस्टीट्यूट के साथ। क्या करने के लिए? ये टीचर्स को, ये टेक्निकल अच्छा, AICTE क्या होता है, हमने UGC के बारे में पढ़ा था, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। वो एक आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को रिकग्निशन देता है। ठीक है, UGC सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशंस होता है ना, इसी तरीके से AICTE सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशंस होता है। अब दोनों को कंपेयर करें तो UGC सर्टिफाइड एक्सक्यूज मी इंस्टीट्यूशंस को हमेशा ज्यादा कॉम्पिटेंट कंसिडर किया जाएगा, लेकिन AICTE भी, जैसे कि यहाँ पे नाम आता है टेक्निकल एजुकेशन, ये आपको एक रिकग्निशन देते हैं, एक सर्टिफिकेशन देते हैं, ये बताते हुए कि आपका टेक्निकल एजुकेशन में जो क्वालिटी है दैट इज कॉम्पिटेंट इनफ। तो इंस्टीट्यूशंस जो होता है ना, आपको बहुत सारे आप लिस्ट खोल के देखेंगे तो AICTE रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया की पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको। इन्होंने जियो इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनर किया है। क्या? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के आ चुका है इंडिया में भी, और डेटा साइंस, इन दोनों के ऊपर इनको साथ में लेकर कैसे चल सकते हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम। तो इसमें जो प्राइमरी फोकस है और जो प्राइमरी इंपॉर्टेंस के हैं वो टीचर्स हो गए। आपको अल्टीमेटली तो टीचर्स ही सिखाता है ना, तो इन्हीं टीचर्स को इस पार्टनरशिप के अंडर क्या किया जाएगा? दो वर्ड्स अगेन यहाँ पे यूज हुए हैं, अपस्किल और रीस्किल। फैकल्टी मेंबर्स को, टीचर्स को अपस्किल और रीस्किल। अपस्किल मतलब मुझे जो स्किल्स ऑलरेडी आती हैं उनको एनहांस किया जाएगा, मेरी स्किल्स को और पॉलिश किया जाएगा, बेटर किया जाएगा। अपस्किल, अप की जाएंगी मेरी स्किल्स। रीस्किल का मतलब किसी एक इंडस्ट्री में मैं काम कर रही हूं ऑलरेडी, किसी एक कंपनी में मैं काम कर रही हूं ऑलरेडी, उसी कंपनी में दूसरी पोजीशन पे अगर मुझसे काम करवाना चाहते हैं दूसरे वर्क प्रोफाइल में, तो मुझे नई स्किल सिखाई जाएंगी ट्रेनिंग में, दैट इज रीस्किल। ये दोनों चीजों के ऊपर फोकस करके फैकल्टी मेंबर्स को बेसिकली ट्रेन किया जाएगा इन इंस्टीट्यूशंस में। किस चीज को लेके ट्रेन किया जाएगा यहाँ पे देखिए, सो दैट दे हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, और साथ ही साथ क्या इनको यूज करना पढ़ाने में या टू इनेबल एंड अंडरस्टैंडिंग इन स्टूडेंट्स, क्या ये एथिकल है। यहां एथिकल की बात क्यों आती है? देखो, अभी ऑलरेडी ChatGPT आ चुका है, उसका बीटा वर्जन तो हम सब यूज कर ही चुके हैं। कितने सारे बच्चे हैं जिनको पेपर लिखना होता है, एसे लिखना होता है, चाहे स्कूल में चाहे कॉलेजेस में, एंड दे आर ऑलरेडी यूजिंग दीज AI टूल्स टू जनरेट एसेस। तो क्या टीचर्स अगर इनको यूज करें पढ़ाने के लिए, या वो अलाउ करें स्टूडेंट्स को यूज करने के लिए, इस सबसे पहले टीचर्स को खुद भी तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि AI क्या होता है, डेटा साइंस क्या होता है ना, और फिर ये अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि ये किस लेवल तक इसको अलाउ करना एथिकल है। इन सब चीजों के बारे में ही बात की जाएगी इस प्रोग्राम के अंडर।
कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरी 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 इंटरेस्टिंग न्यूज। भाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2022 में चीफ मिनिस्टर ने उस टाइम पे मिस्टर एकनाथ शिंदे, उन्होंने बोला था दही हांडी जो मनाया जाता है बहुत जोरों शोरों से, उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था एज द स्टेट स्पोर्ट ऑफ महाराष्ट्र। अच्छा, हर स्टेट का, मैक्सिमम स्टेट्स में आप देखेंगे उनका कुछ ना कुछ रिकॉग्नाइज, जो वहां बहुत ज्यादा मनाया जाता है, सब लोगों को उसके बारे में पता होता है, जानकारी होती है, उसको कई बार स्टेट स्पोर्ट के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो 2022 में दही हांडी को किया गया था। उसी से रिलेटेड इस साल 31 अगस्त को, जैसे प्रो कबड्डी लीग होती है ना, उसी तरीके से उस अलोंग दो सेम लाइंस प्रो कबड्डी लीग के जैसे ही एक प्रो गोविंदा लीग कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, ये कहां पे होगा? वर्ली में जो हमारा नेशनल स्पोर्ट्स क्लब है वहां पे कंडक्ट किया जाएगा। और कुछ इस तरीके का होगा। बेसिकली जो बचपन से हम देखते आए दही हांडी, उसी को नाम दिया है, प्रो लेवल पे कंडक्ट कराया जाएगा वो, उसी को नाम दिया है क्या? प्रो गोविंदा लीग। और ये कब होने वाला है? 31 अगस्त को। कहां होने वाला है? मुंबई में, वर्ली मुंबई। ठीक है। अच्छा, आपसे इससे रिलेटेड स्टैटिक की एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं आपसे करेंट ही पूछें कि भाई इस लीग का नाम क्या है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र का रिसेंटली एक नया स्टेट स्पोर्ट रिकॉग्नाइज किया गया था 2022 में, उसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे दही हांडी। ठीक है, तो ये हो गया स्टैटिक रिलेटेड टू व्हाट इज हैपनिंग इन द करेंट। तो जरूरी नहीं है करंट में कुछ हो रहा हो तो आपसे वही पूछा जाए, उसके बैकग्राउंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी पूछी जा सकती है, इसलिए थोड़ा सा हम डीप में जाके बैकग्राउंड में भी पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंडोनेशिया के भाई वहां के हेल्थ मिनिस्टर यहां पर आए थे, मिस्टर बूडी गुनाडी, अब नाम थोड़ा अटपटाई होता है, वो यहां पर आए थे और उन्होंने यहां इंडिया में आके इंडिया के जन औषधि केंद्र देखा। ठीक है, जो कि हमारे गुजरात के गांधीनगर में है। जन औषधि केंद्र मतलब कि जेनेरिक मेडिसिन सेंटर, जन औषधि जेनेरिक मेडिसिन केंद्र सेंटर। ठीक है, ये देखा और बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गए और उन्होंने बोला हम इंडिया का इसी आइडिया को यूज करके अपने कंट्री में भी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। अब ये आइडिया क्या देखा उनने, किस चीज से इंस्पायर हुए, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये अभी रिसेंट टाइम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक PIL भी फाइल हुआ था जिसमें बोला जा रहा था कि भाई डॉक्टर्स को बोलो या कोई गाइडलाइंस इशू करो जिसके अंडर डॉक्टर्स अब ब्रांड नेम वाले मेडिसिन को प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते, वो सिर्फ जेनेरिक मेडिसिन ही प्रेस्क्राइब करेंगे। मतलब आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको फीवर है ना, तो डॉक्टर क्या करता है, पर्चे में प्रेस्क्रिप्शन में लिख के दे देते हैं कि फीवर के लिए आप लो, मान लो डोलो या कैलपॉल, है ना, ये ऐसे नाम लिख के देते हैं। तो हमको इतना सुन सुन के हमको लगने लगा है कि डोलो या कैलपॉल मतलब फीवर की दवाई, बट एक्चुअली में जो उसमें इंग्रेडिएंट यूज होते हैं, जो ड्रग उसका बेसिक होता है, दैट इज पैरासिटामोल। लेकिन डॉक्टर हमको पैरासिटामोल नहीं लिखते, डॉक्टर हमको ब्रांड नेम, जैसे कैलपॉल ब्रांड नेम, डोलो ब्रांड नेम। आप दुकान पे खरीदने जाओगे, आप डोलो बोलोगे तो वो स्पेसिफिक ब्रांड की दवाई निकाल के आपको देगा। डॉक्टर्स को ये बोला जा रहा है अब कि भाई नहीं, ये अच्छी चीज नहीं, क्योंकि ब्रांड नेम वाले मेडिसिन और जेनेरिक मेडिसिन के बीच में, उनकी कॉस्ट के बीच में 30 to 80% तक का डिफरेंस होता है। कैन यू इमेजिन? मतलब कोई दवाई जो आपको आराम से 2 रुपए की मिल सकती है, वो आपको 10 या उससे ज्यादा रुपए की खरीदनी पड़ती है जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रांड। अच्छा, अब ये ब्रांड नेम और जेनेरिक ड्रग्स में इतना ज्यादा डिफरेंस होता क्यों है? दैट इज बिकॉज आप ऐसे इमेजिन करो, कोई ड्रग मेकिंग कंपनी है, ड्रग मतलब चरस गांजा नहीं, मेडिसिन को ड्रग्स बोलते हैं, कोई ड्रग मेकिंग कंपनी है, उन्होंने बहुत रिसर्च लगाई, बहुत ज्यादा पैसा लगाया, रिसोर्सेस अपने लगाए और उसके बाद फाइनली कोई एक मेडिसिन निकाली किसी चीज की। अब उन्होंने निकाली है तो वो उसके ऊपर पेटेंट लेंगे, है ना। पेटेंट मतलब एक लीगल प्रोटेक्शन कि मेरे अलावा मैंने जिस चीज को बनाया है, अ थिंग विच इज माई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेरे दिमाग को यूज करके कोई प्रॉपर्टी क्रिएट की है, उस पर सिर्फ मेरा अधिकार होना चाहिए, उससे प्रॉफिट कमाने का हक सिर्फ मुझे होना चाहिए। तो भाई सबने बोला कि हाँ ठीक है, सरकार ने बोला वी रिकॉग्नाइज इट, हम मानते हैं आपका होना चाहिए। तो उसी को प्रोटेक्शन जब हम देते हैं तो उसको हम पेटेंट कहते हैं। अब वो पेटेंट प्रोटेक्शन आपको 20 साल तक मिल जाएगा, उस कंपनी को मिल गया 20 साल तक, सिर्फ वही कंपनी उस नाम के अंडर उस दवाई को बेच सकती है। लेकिन 20 साल के बाद जब ये पेटेंसी एक्सपायर होती है ना, तो दूसरी कंपनीज उस
मेडिसिन के इंग्रेडिएंट को यूज करके बनाकर बेच सकती है, और यहां से आता है कंसेप्ट ऑफ जेनेरिक मेडिसिन। अब उनने तो भयानक रिसर्च की थी, पैसे लगाए थे, तो वो ज्यादा चार्ज करेंगे, लेकिन अब 20 साल तक आप प्रॉफिट्स कमा तो चुके हो ना, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम 20 साल। अब लोग डिजर्व करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में कि उनको वो चीज जितना सही एक्चुअल उसकी कॉस्ट है उतने में अवेलेबल कराई जाए। तो इंडिया में क्या किया है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी विजन के अंडर ये जन औषधि केंद्र कुछ अभी 10,000 है, जिनका उनका एम है कि इसको 10,000 से 25,000 टारगेट लेकर जाएंगे हम, ठीक है। तो इंडिया में ये सेंटर्स खोले हैं जिसमें जो दवाई आपको मार्केट में 100 रुपए की मिलेगी वो 10 रुपए की प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि ब्रांडेड नहीं है, ये जेनेरिक मेडिसिन है। आप इस जगह जाओगे, आपको बुखार आएगा तो आप पैरासिटामॉल खरीदोगे, आपको डोलो खरीदने की जरूरत नहीं है, क्रोसिन खरीदने की जरूरत नहीं है, ब्रांड नेम अटैच नहीं है, इसलिए ऑटोमेटिकली आधी से ज्यादा कॉस्ट वहीं कट हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे सेंटर्स खोले गए हैं और भी खोलने वाले हैं। तो इंडोनेशिया के जो हेल्थ मिनिस्टर थे वो यही देख के इंस्पायर हो गए एंड ही डिसाइडेड कि भाई हम अपनी कंट्री में जाकर भी यही करने वाले हैं। तो जन औषधि, आई होप इज क्लियर टू एवरीवन की होती क्या है। नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग, CSIR प्राइमा ET11 किस चीज का नाम है ये? पहला इंडिजिनियस ई ट्रैक्टर। इंडिजिनियस मतलब इंडिया में ही खुद से ही डेवलप किया गया, हमने खुद अपने ही मशीन्स, अपने ही डिवाइसेस, अपना ही दिमाग यूज करके कोई चीज पूरी शुरू से एंड तक खुद से बनाई है, दैट इज इंडिजिनियस। तो इंडिया का पहला फर्स्ट एवर इंडिजिनियस ई ट्रैक्टर इसको बोला जा रहा है। ये आप नेक्स्ट पिक्चर में जो देख सकते हैं, छोटा सा है क्योंकि बैटरी ऑपरेटेड है, ई ट्रैक्टर मतलब बैटरी ऑपरेटेड, चार्ज होके चलता है, बट अगेन इट इज अ ह्यूज स्टेप टुवर्ड्स यूजिंग रिन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, है ना। हर चीज हम ई बसेस भी स्टार्ट कर चुके हैं, ई व्हीकल्स आपको ऑलरेडी रोड पे बहुत सारे दिखते होंगे। दिल्ली में बहुत बड़े लेवल पे ई बसेस स्टार्ट हुए, नॉर्थ ईस्ट में तक ई बसेस स्टार्ट हुए हैं। तो दिस इज अ ई ट्रैक्टर। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे CSIR प्राइमा ET11। इसको डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप किया है CMERI, विच इज सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये इंडिया का पहला, कोई भी चीज अगर फर्स्ट एवर होती है या फर्स्ट इन इंडिया होती है, वो ऑटोमेटिकली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्यादा ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। नेक्स्ट बहुत छोटी सी चीज, मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने लॉन्च किया है या इनॉग्रेट किया है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। सीखो मतलब लर्न, कमाओ मतलब अर्न, योजना स्कीम। तो ये उन्होंने लॉन्च किया है, क्या करने के लिए? इसके अंडर 1 लाख से ज्यादा यूथ, और यूथ से एज लिमिट या एज कैटेगरी भी उन्होंने डिसाइड की है कितनी, 18 से 29, 18 से 29 इयर्स तक के यूथ 1 लाख से ज्यादा, उनको स्किल्स, पर्टिकुलर स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके वजह से वो इस काबिल बनेंगे कि वो इंडस्ट्रीज में, किसी भी टाइप के डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती हैं, है ना, होटल मैनेजमेंट से लेके मेडिकल, बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, उन इंडस्ट्रीज में जो उन इंडस्ट्री की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके हिसाब से ट्रेनिंग प्रोवाइड करके वहां पे उनका रिक्रूटमेंट हो पाए। और जब ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी तब उस टाइम पे एक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा ताकि रोज का गुजारा हो पाए। आप कुछ सीखने जा रहे हो, अब मैं 25 साल की हूं, मुझे इस प्रोग्राम के अंडर अपने आप को रजिस्टर करना है एंड आई वांट टू लर्न न्यू स्किल्स, लेकिन मुझे अपना गुजारा भी तो चलाना है ना, इसलिए एक स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे, जो 8 से 10,000 रुपए की जिसकी रेंज रखी गई है कि आप भाई अपने महीने का खर्चा भी निकाल लो, स्किल्स भी सीख लो, और अल्टीमेटली फिर जब आपकी नौकरी लग जाएगी तब तो अच्छा खासा पैकेज मिलेगा ही। तो ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है? इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है, वहां के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, गुवाहाटी एयरपोर्ट बिकम्स फर्स्ट एयरपोर्ट, कहां? नॉर्थ ईस्ट में। फर्स्ट एवर एयरपोर्ट ऑफ इंडिया नहीं, वो तो हो चुका था ऑलरेडी दिल्ली में, ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जहां पे ये डिजी यात्रा फैसिलिटी को लॉन्च किया गया है। डिजी यात्रा क्या है? आप घुसोगे एयरपोर्ट में, तो अभी लास्ट जब मैं गई थी 1 हफ्ते पहले ही, तो वहां मैंने देखा कि भाई आप गेट पे अपना आधार दिखाओ, फिर अंदर जाके फिर अपना टिकट दिखाओ, 3 जगह आपको टिकट दिखानी पड़ती है, 2 जगह आधार दिखाना पड़ता है, फिर सिक्योरिटी चेक, ये वो कम से कम 6 एंट्री पॉइंट्स होते हैं, उसके बाद यू आर एबल टू रीच, है ना।
डिजी यात्रा में एक बाहर ही कैमरा लगाया जाएगा जिसमें फेशियल रिकग्निशन, जैसे फोन्स में होती है ना कि आपका शक्ल रिकग्नाइज करके और वो अनलॉक कर देता है, वैसे ही डिजी यात्रा में बाहर एक कैमरा लगाया जाएगा जिसमें आपको एक बार अपना आधार दिखाना है और उस आधार से वहां पे फोटो आपकी फीड हो जाएगी और उसको यूज करके वो फेशियल रिकग्निशन के थ्रू आपको एक बार में सारे चेक पॉइंट्स पे एंट्री मिल जाएगी। मतलब बार बार आपको वापस सिक्योरिटी चेक कराने की जरूरत नहीं है, एक बार में यू विल बी एबल टू क्रॉस ऑल द गेट्स। तो ये फैसिलिटी किसके थ्रू हो रही है, नाम क्या है उसका, इट इज डिजी यात्रा। नॉर्थ ईस्ट में ऐसा पहला एयरपोर्ट, क्योंकि गुवाहाटी एयरपोर्ट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट का बिगेस्ट या लार्जेस्ट एयरपोर्ट है इसलिए, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट का पहला जो एयरपोर्ट है जहां पे ये फैसिलिटी लॉन्च की गई है इज गुवाहाटी एयरपोर्ट। नेक्स्ट, कैनरा बैंक ऐसा पहला बैंक है जिन्होंने अपना खुद का एक यूपीआई इंटरफेस, मतलब आप कैनरा बैंक यूपीआई इंटरफेस करके डाउनलोड करो अपने फोन में, उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, मेरा फोन है और मेरे फोन में जीपे है, उससे मेरा बैंक अकाउंट अटैच्ड है ना, उससे मैं अपने फोन से जीपे खोलूंगी, स्कैन करूंगी और पेमेंट कर दूंगी। प्रोसेस पूरी इसी तरीके से चलेगी, बस डिफरेंस है कि जो पेमेंट हो रही है वो डिजिटल रुपी या डिजिटल करेंसी में होगी। अब ये डिजिटल रुपी या डिजिटल करेंसी क्या चीज है, आरबीआई ने बेसिकली लॉन्च किया था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना, आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, उन्होंने ये लॉन्च किया था डिजिटल रुपी। मतलब ये करेंसी खुद में ही वर्चुअली में एग्जिस्ट करती है। मतलब अगर मैं बोलूं कि आप डिजिटल रुपी दिखाओ तो इट डजंट एग्जिस्ट इन रियलिटी। जैसे क्रिप्टो होता है ना, क्रिप्टो से समझ में आएगा, क्रिप्टो आप ऐसे हाथ में लेकर नहीं दिखा सकते जैसे ₹1 का सिक्का, नो, इट एग्जिस्ट इन योर फोन, इन योर डिजिटल वॉलेट, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरीके के उसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करके ये डिजिटल रुपी का कंसेप्ट लॉन्च किया था आरबीआई ने। अब आपको अगर पेमेंट करनी है इस डिजिटल रुपी में तो आप कैनरा बैंक का यूपीआई यूज कर सकते हो, बिकॉज इट इज द फर्स्ट एवर बैंक, चाहे पब्लिक सेक्टर में चाहे कमर्शियल सेक्टर में, फर्स्ट एवर बैंक ऑफ इंडिया जिन्होंने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन, वेरी इजी एंड बहुत इंटरेस्टिंग। सबसे पहले तो हमारा जो बीपीसीएल है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उन्होंने राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ब्रांड एम्बेसडर बेसिकली किसी एक ऐसे चेहरे, फेमस पर्सनालिटी या चेहरे को बनाया जाता है जो अगर आप अपने ब्रांड से अटैच कर लो, उनका नाम, उनका चेहरा, उनकी बेसिकली गुडविल एंड रेपुटेशन, तो आपका ब्रांड ऊपर जाएगा, आपके ब्रांड की रेपुटेशन और गुडविल भी ऊपर जाएगी। तो इसलिए जनरली क्रिकेटर्स, फेमस पर्सनालिटी, सेलिब्रिटीज को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, ठीक है, उस ब्रांड को ये प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को बनाया गया है चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी। एनजीटी इज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव रह चुके हैं चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाईकोर्ट, उनको एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल मतलब एक क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी होती है, एग्जैक्टली कोर्ट नहीं बट कोर्ट्स का ही काम करती हैं। और यहाँ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में ग्रीन जो वर्ड आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ यहाँ पे स्पेसिफिक एनवायरमेंट से रिलेटेड केसेस जाता है, ठीक है। तो आपको एनवायरमेंट, पोल्यूशन या ये सब से रिलेटेड केसेस स्पेसिफिकली उनसे डील करने के लिए एक अलग से बॉडी बनाई है जिसका नाम है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। वहां पर भी जो जजमेंट देते हैं, डिसीजन देते हैं, वो रिटायर्ड जजेस या सिटिंग जजेस ही होते हैं, इसलिए जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को चेयरपर्सन बनाया गया। नेक्स्ट, यूआईडीएआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो आधार एक्ट हमारा आया था 2016 में, उसके अंडर यूआईडीएआई एक बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जो कि आधार हमारा इशू करती है। आप अपना आधार निकाल के देखेंगे तो उसमें लिखा होगा नीचे कि यूआईडीएआई, तो आपका जो आधार इशू करती है ना जो अथॉरिटी, वो यूआईडीएआई होती है, उसके भी चेयरपर्सन होते हैं। तो वो पार्ट टाइम चेयरपर्सन फिलहाल के लिए बनाए गए हैं मिस्टर नीलकंठ मिश्रा। अच्छा, अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन में बहुत ज्यादा बैकग्राउंड या डिटेल में जाके रटने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर टाइम क्वेश्चन सिंपल सा यही आता है कि इस समय किसको अपॉइंट किया गया है। बहुत रेयर ऐसा होता है जब बहुत ही बड़े लेवल का कोई इंफॉर्मेशन या न्यूज होता है कि आपसे पूछा जाए कि इनको अपॉइंट किया गया है, किनको हटाकर। जनरली आपसे सीधा क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कि भाई किसको अपॉइंट किया गया है, ठीक है।
और नेक्स्ट वेरी इजी टू रिमेंबर अगेन अबाउट अ क्रिकेटर, सचिन तेंदुलकर को डेजिग्नेट किया गया है एज नेशनल आइकन। किन्होंने डेजिग्नेट किया है? और इलेक्शन कमीशन ने। तो अभी आने वाला है इलेक्शन एक ही साल के अंदर, तो बेसिकली ऐसे किसी पर्सनालिटी को जो जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लोगों तक उनकी रीच हो। अगेन सचिन तेंदुलकर ऑब्वियस चॉइस, बच्चे से लेके पापा मम्मी के जनरेशन तक वहां तक सब जानते हैं। तो अगर वो जाके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं कि वोट देना इंपॉर्टेंट है, एवरी वोट काउंट्स, प्लीज गो एंड वोट, तो पीपल टेंड टू लिसन मोर, बजाय इसके कि अगर कोई इलेक्शन कमिश्नर आके बोले तो आप जानते भी नहीं हो, आपको पता है अच्छा इलेक्शन कमिश्नर है लेकिन हमको क्या। लेकिन सचिन तेंदुलकर अगर टीवी पे आके बोल रहे हैं कि भाई मैंने भी वोट दिया, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं उससे ज्यादा। तो इसलिए नेशनल आइकन इस टाइप के पर्सनालिटीज को बनाया जाता है, जो इस बार सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले तो स्पेन की जो विमेन्स फुटबॉल टीम है वो वर्ल्ड कप 2023 जीत चुकी है। किनको हरा के? इंग्लैंड को हरा के। आपसे यहां ये भी पूछा जा सकता है कि कौन जीती है। अगेन विमेन्स टीम, डोंट कंफ्यूज, विमेन्स टीम में कौन जीता है? विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप या वर्ल्ड कप 2023 कौन जीते हैं? तो स्पेन। आपसे ये भी पूछा जा सकता है किसको हराकर? इंग्लैंड को। मतलब ऐसा मस्त तरीके से हराया, अगर आपने देखा होता, नहीं भी देखा है और एक मैच देख सकते हो तो वॉच दिस वन। वो एक गोल करने में जो हालत हुई थी ना, मजा आ गया था एकदम। तो स्पेन जीती है इंग्लैंड को हरा के, और स्पेन सिर्फ इसके जैसी दूसरी टीम है जिसमें दोनों मेंस और विमेन्स दोनों ही जीत चुके हैं वर्ल्ड कप। ठीक है, इससे पहले जर्मनी इकलौती ऐसी टीम थी जो मेंस टीम भी उनकी वर्ल्ड कप जीत चुकी है और विमेन्स टीम भी वर्ल्ड कप जीत चुकी है। अब सेकंड टीम इस तरीके की अपनी स्पेन हो गई है। स्पेन ने किसको हराया? और इंग्लैंड को। नेक्स्ट इंडिया की अनाहत सिंह, वो जीती है अंडर 17 कैटेगरी में एशियन जूनियर स्क्वॉश, जो कि चाइना में हुआ था। तो शी हैज वन अ गोल्ड मेडल। अब स्क्वॉश क्या होता है? देखने में टेनिस जैसा दिखता है ना, रैकेट होता है, बॉल होता है, बट कुछ रूल्स में डिफरेंस होता है। स्क्वॉश में जैसे स्क्वॉश खेला जाता है एनक्लोज्ड, मतलब एकदम ऊपर नीचे से पैक्ड कंपाउंड में। ठीक है, टेनिस जो होता है वो ओपन कंपाउंड में खेला जाता है। बहुत सारे इसी तरीके से रूल्स, रेगुलेशंस और तरीके जो खेलने के होते हैं उन सब में डिफरेंस होता है, दैट इज स्क्वॉश। तो अंडर 17 कैटेगरी में इंडिया की अनाहत सिंह हैज वन गोल्ड मेडल। अच्छा, ये यहां पे जो आप देख रहे हो सामने, ये होती है एक्सरसाइजेस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस। अब वो आर्मी की हो सकती है, वो एयरफोर्स की हो सकती है, वो नेवी की हो सकती है। यहां हम जो पर्टिकुलर मिलिट्री एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं दैट इज मलाबार, उसका नाम मलाबार है। आपसे नाम पूछा जाता है, ये पूछा जाता है किस टाइप की एक्सरसाइज थी। तो दो तरीके की होती है, मल्टीलेटरल और बायलेटरल। मल्टीलेटरल मतलब जिसमें बहुत सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, 2 से ज्यादा। बायलेटरल जिसमें 2 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो आपसे नाम पूछा जा सकता है, टाइप ऑफ एक्सरसाइज, और ये कि भाई ये मिलिट्री थी, आर्मी थी, एयरफोर्स थी या नेवी थी, किन्होंने पार्टिसिपेट किया था यहाँ पे। तो हम यहाँ बात करें 27th एडिशन ऑफ सच नेवल एक्सरसाइज, बेसिकली नेवी ने पार्टिसिपेट किया था, जिसका नाम है मलाबार। अब नाम पता चल गया, इसमें किस टाइप की एक्सरसाइज है ये, बायलेटरल या मल्टीलेटरल, उसमें हम देखेंगे किन किन ने पार्टिसिपेट किया। तो यहां आई थी इंडियन नेवी, दूसरा रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, तीसरा जापान की नेवी, उनको बोला जाता है जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, और यूएस की नेवी। तो 4 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, ऑटोमेटिकली मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। अब इस टाइप की एक्सरसाइजेस करते क्यों हैं? कल को अगर ये मौका आ गया या ये बात आ गई कि भाई अब वॉर का टाइम है, लड़ना ही पड़ेगा, तो आप इमेजिन करो कि आपको मैराथन भागना है, तो एक दिन में दौड़ लोगे या धीरे 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 करके 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्रैक्टिस करोगे, बढ़ाओगे और फिर यू विल बी एबल टू परफॉर्म। इनफैक्ट जिम में भी एक्सरसाइज करते हो तो वार्म अप करते हो ना, वरना बॉडी अकड़ जाती है। तो ऑल दीज एक्सरसाइजेस इनको वार्म अप के तौर पे किया जाता है। ये सब कंट्रीज साथ में मिलके एक्सरसाइज करती हैं, जिसमें ये मॉक एक्सरसाइज टाइप का करती है, जिसमें ये देखती हैं कि अच्छा हमारे ऊपर अटैक हो गया तो हम काउंटर अटैक किस तरीके से करेंगे। एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करती हैं, टिप्स ट्रिक्स बेसिकली शेयर करती हैं, और फिर साथ में मिलके ये मिलिट्री या इस केस में नेवी एक्सरसाइज की जाती है।
कमिंग ऑन टू द लास्ट वन, इंपॉर्टेंट डेज जो हमने डिस्कस किया था, तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, मनाया जाता है। इसको क्यों मनाया जाता है? तो भाई ये दिन मनाना शुरू किया गया था 1992 में, विच वॉज ऑलमोस्ट अ ईयर आफ्टर हमारे जो 6th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, राजीव गांधी, ही वॉज किल्ड इन अ सुसाइड बॉम्ब अटैक इन तमिलनाडु। ही वॉज बेसिकली असैसिनेटेड बोला जा सकता है, सुसाइड बॉम्ब अटैक हुआ था जिसमें ही वॉज किल्ड। उसके ऑलमोस्ट एक साल बाद 1992 में ये 20th अगस्त को सद्भावना दिवस के तौर पे मनाया गया। सद्भावना का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? इट मीन्स गुडविल, ऑल्सो नोन एज हार्मनी डे। इस दिन का एम क्या होता है, क्यों मनाया जाता है, क्यों डेजिग्नेट किया गया 20 अगस्त को सद्भावना दिवस? द डे एम्स एट एनकरेजिंग पीस, नेशनल इंटीग्रेशन एंड कम्युनल हार्मनी, कि बेसिकली इस तरीके की चीजें दोबारा कभी ना हो। कम्युनल, हाँ, डिफरेंट, और इंडिया में तो कितनी सारी कम्युनिटीज रहती है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, पारसी, इतनी सारी कम्युनिटीज साथ में रहती है। तो अगर कम्युनल हार्मनी नहीं रहेगी, एक साथ मिलके शांति नहीं रहेगी, तो फिर रहना ही मुश्किल हो जाएगा। तो इस दिन को रिकग्नाइज किया जाता है लोगों को बताने के लिए कि पीस और कम्युनल हार्मनी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से 22 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबॉलिशन। बहुत टाइम तक दुनिया में स्लेव ट्रेडिंग चलती थी, खासतौर पे अफ्रीकन कंट्रीज में जाकर वहां के लोगों को स्लेव बनाया जाता था और उनकी कंट्री से निकाल के दूसरी कंट्रीज में स्लेव के तौर पे लेके जाया जाता था। बहुत टाइम बाद जाकर डिफरेंट कंट्रीज में धीरे धीरे करके ये स्लेव ट्रेडिंग अबॉलिश की गई। इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि इट इज नॉट अलाउड, ह्यूमन राइट्स का बेसिक ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है स्लेव ट्रेडिंग। तो इसी चीज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, टू रेज अवेयरनेस अबाउट दिस, कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, अभी भी कुछ कुछ जगहों पे प्रेवलेंट है, छुपकर लेकिन चलती है। तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए लोगों को बताया जाता है कि भाई ये कितनी खराब चीज है, आप बेसिक ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। तो भाई दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज करंट अफेयर्स। पिछले 2 दिन में क्या हुआ हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट जो कल के करंट अफेयर्स आएंगे उसमें आगे का, अच्छा आपको जरा भी कंफ्यूजन हो कि भाई किन किन दिन का कवर हुआ है, तो आप आराम से टाइटल में जाके देख सकते हो कि इस डे से इस डे तक वी हैव कवर्ड। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए, स्टोरी सुनते रहिए, और इस सेशन को अच्छा डिटेल में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है इफ यू डोंट वांट इट। इसी को एक बार देखा ना अभी स्लोली, डबल स्पीड में करके देख लेना, और एक बार और बाद में एग्जाम के पहले देख लोगे, दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। लिखने की, अगर इफ यू प्रेफर राइटिंग, बहुत अच्छी बात है, नोट्स लेना अच्छा लगता है तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। नहीं भी अच्छा लगता तो इसी को रिवीजन के तौर पे स्पीड बढ़ा के आप सुन सकते हो, ठीक है। चलो तब तक के लिए आई सी यू गाइस अगेन टुमारो 10:30 विद द सेम सेशन। बाय बाय।